और कवर स्टोरी में बात होगी गाजा में युद्ध विराम या बाकी है संग्राम। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर जो समझौता हुआ है उसकी सफलता बहुत कुछ दोनों पक्षों के रुख पर तय होगी। इजराइल ने उन महिलाओं और बच्चों की तस्वीर जारी की है जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ है और इन्हीं में से 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। साथ ही इजराइल ने उन 300 फिलिस्तीनी नागरिकों की लिस्ट जारी की है जिन्हें इजरायली सेना ने गिरफ्तार किया था या फिर हिरासत में लिया था। इस समझौते के तहत इजराइल भी फिलिस्तीन के 150 नागरिकों को पहले रिहा करेगा। साथ ही इजराइल का कहना है कि अगर 4 दिन बाद हमास और उसके और बंधकों की रिहाई करता है तो वो इस लिस्ट में शामिल बाकी फिलिस्तीनी नागरिकों को भी रिहा कर सकता है। हमास इजराइल के जितने बंधक छोड़ेगा उसी अनुपात में इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा। लेकिन जंग का सायरन अभी भी बज रहा है। नेतन्याहू ने भी कहा कि जंग को लेकर वो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहेंगे, यानी तमाम बाधाएं भी रास्ते में हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर 47वें दिन बड़ी खबर आई है। दोनों के बीच अब सुलह समझौते के आसार दिख रहे हैं। दरअसल इजरायली कैबिनेट ने 4 दिन के संघर्ष विराम को मंजूरी दी है। इसके बाद आगे क्या कुछ होगा यह अभी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन युद्ध विराम से करोड़ों चेहरों पर खुशी जरूर देखी जा सकती है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद इस समझौते को बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल में इस समझौते के लिए कतर और मिस्र ने मध्यस्थता की है। अमेरिका ने भी इस समझौते की सराहना की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैं 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले के दौरान हमास की ओर से बनाए गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के समझौते का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि वे बंधक जिन्होंने बेइंतहा कष्ट झेला है वो समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद अपने परिवारों से दोबारा मिल सकेंगे। वहीं हमास ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। जंग के 46 दिन बाद नेतन्याहू सरकार ने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें इजराइल ने औपचारिक रूप से हमास के साथ समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन बंधकों में इजराइल के 200 से ज्यादा बंधक हैं। वहीं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और थाईलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जब इजराइल पर हमला किया था तो करीब 240 लोगों का अपहरण कर लिया था। बंधकों की कई तस्वीर और वीडियो भी सामने आए जिसमें उनकी हालत देखकर पूरी दुनिया टेंशन में थी। मगर अब उम्मीद है कि इन बंधकों के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। हालांकि बंधकों को रिहा करने में अभी 24 घंटे लग सकते हैं। समझौते के तहत कई चरणों में बंधक रिहा होंगे। संघर्ष विराम के खिलाफ अपील हो सकती है। 24 घंटे में इजरायली कोर्ट में अपील की जा सकती है। अपील की अवधि में बंदियों की रिहाई नहीं होगी। गाजा या इजराइल के बंदियों की रिहाई इस दौरान नहीं होगी। अपील की अवधि के बाद यानी 24 घंटे के बाद रिहाई हो सकती है। इजराइल हमास के बीच जंग को 47 दिन बीत चुके हैं। संघर्ष विराम के जरिए दोनों ही पक्ष अपने को मजबूत करना चाहते हैं। जाहिर है युद्ध विराम की सफलता बहुत कुछ आगे की कहानी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज की चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। रॉबिंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जाने माने जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है रॉबिंद्र सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, चेयरपर्सन हैं CIPOD JNU। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो यही हैं इस मामले में कि हमास की ओर से तो टाइम भी दे दिया गया है, बाकायदा 10 स्थानीय समय के अनुसार ये युद्ध विराम हो जाएगा। इजराइल का अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना संभवतः बाकी है, लेकिन ये युद्ध विराम हम सबके सामने है। ये युद्ध विराम क्या है? ये फुल स्टॉप है, एक कॉमा है, या एक ऑकवर्ड सा पॉज आप इसे कहेंगे? बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पॉज मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ज्यादातर अभी तक लोग जो इसको समझ रहे थे वो ये कि इजराइल की रणनीति या नीति ऐसी रही है कि वो आतंकी गुटों से बात नहीं करेगा या उनसे निगोशिएट नहीं करेगा। इस तरह का रवैया हमेशा से अक्सर देखा गया था और इस बार उसको बार बार दोहराया जा रहा था।
कि हम हमास का खात्मा कर कर ही रुकेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार कह रहे थे। तो ये अचानक युद्ध विराम अपने आप में बहुत अच्छा संदेश है। हालांकि इनका इतिहास देखें तो शंकाएं लगातार बनी रहेंगी कि कितना असरदार होगा ये युद्ध विराम इस वक्त। क्या ये केवल एक बहाना है अपनी तैयारी फिर से करने के लिए, या फिर ये वाकई में जो बंदी हैं उनको छुड़ाने की एक कोशिश है, और क्या ये कोशिश आगे बढ़ेगी? तो क्योंकि इतिहास बहुत उलझा हुआ है इनका, और खासकर दोनों तरफ से अपनी अपनी राजनीतिक तौर पर बाध्यताएं हैं या मजबूरियां हैं, कि उनका जो नरेटिव अभी तक जो चला हुआ है दोनों तरफ से वो बहुत ही आक्रामक है एक दूसरे के लिए। और कोई भी ये दिखाना नहीं चाहेगा कि वो किसी तरह का कंप्रोमाइज या ढील उन्होंने अपनी नीति में शुरू की है एक दूसरे के प्रति। तो मुश्किल तो जाहिर है, पर अपने आप में युद्ध विराम बहुत अच्छा संदेश है। वो इस तरह से कि मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिसको कहते हैं, या जो बड़े देशों का नेतृत्व है, वो इस वक्त कोशिश कर सकता है कि किसी तरह से, जैसे अभी आपने कहा कतर और इजिप्ट ने कोशिश की है, उस कोशिश को और असरदार बनाने की वो एक और कोशिश की जा सकती है इस तरह से। बिल्कुल। तो अपने आप में अच्छा संदेश है। खासकर भारत ने जिस तरह से आप देखें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के 2 कंसाइनमेंट भेजे थे, वो अब उम्मीद करते हैं कि वो गाजा पहुंचेंगे। तो इस तरह से अपने आप में अच्छा संदेश है, पर बहुत ही चौकन्ना रहना होगा और लगातार कोशिशों को और बढ़ाना होगा, बिल्कुल। ताकि ये युद्ध विराम जो है वो कम से कम आगे बढ़े, और ठीक उसी तरह से दोनों तरफ से बंदियों का आदान प्रदान लगातार होता रहे, ताकि एक तरह से स्थिरता यदि आ जाती है तो उसमें शायद जो इस तरह की हिंसा लगातार हमने देखी है बिल्कुल। उसको रोका जा सकता है, और बिल्कुल। तब जाकर फिर आपस में बातचीत हो सकती है कि किस तरह से ब्रीदिंग, इस तरह के ब्रीदिंग सुलझाया स्पेसेस जो जाए। हैं, बिल्कुल सर आपने सही कहा, इस तरह के ब्रीदिंग स्पेसेस बहुत ज़रूरी हैं। अपडेट ये भी है कि इजराइल ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने भी कह दिया कि वो भी ज्वाइन करेगा इसको। तो ये अच्छी बात हो गई, हर तरफ से एक युद्ध विराम रहेगा, लेकिन संशय के बादल मंडराते रहेंगे, चौकन्ना रहना होगा, जैसे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कह रहे हैं। सचदेव सर, चल पाएगा ये 4 दिन भी? इतिहास बड़ा फ्रेजाइल रहा है, बड़ा वोलेटाइल रहा है, बड़ा शक हर किसी के दिल में है। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के साथ। चांस तो एक ही ये चल पाएगा, ये 4 दिन चल जाएगा। इजराइल की जो कैबिनेट ने अभी अप्रूव कराया, उन्होंने अप्रूव कराया कि 10 दिन तक अगर ये विराम हो, पहले 4 दिन सक्सेसफुल हो, 50 आ जाए हमारे पास, और अगले 50 भी अगर आ जाए, और हर एक के बदले 3, इन 50 के बदले 150, दूसरे 50 के बदले 150, ये इनका डील है। बट पॉइंट इज, मेरे को जो दिखता है, आई मे बी वेरी रॉन्ग, एंड प्रोफेसर स्वर्ण सिंह तो बहुत अच्छे रूप से एनालाइज करते हैं, इजराइल फंस गया है। इजराइल के पास कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। इजराइल ने शुरू में कहा था कि हम हमास को नॉट ओनली मिलिट्री आतंकियों को सबको मार के घाट उतार देंगे, पॉलिटिकल भी जो हमास का है उसको भी खत्म कर देंगे, और अपने होस्टेज हम वापस ले आएंगे। तो पिछले 45 दिन से जो इजराइल की भयानक बमबारी, सारी हाई टेक्नोलॉजी जो भी सारी चल रही थी, इजराइल उस ऑब्जेक्टिव में सक्सीड नहीं हुआ। इजराइल ने अभी तक हमास की शायद मिलिट्री विंग की पूरी कमर नहीं तोड़ी। इजराइल अपने होस्टेज वहां से खुद निकाल के नहीं आया, ये तो डील हो रही है, राइट। और इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है। इस डील के लिए इजराइल पर भी बहुत प्रेशर था, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक होस्टेजेस का। तो अभी तो फिलहाल ये एक क्या कॉमा फुल स्टॉप, शायद एक सेमी कोलन है। ओके, ये 4 दिन की होगी या 8 दिन की होगी विराम, बट इजराइल कह रहा है मैं तो वापस फुल फोर्स से हैमर हथौड़ा लेके आऊंगा। परंतु एक चीज होती है, जैसे जैसे कहते हैं ना, ब्लड टेस्ट कर लिया शेर ने, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी ये टेस्ट कर लेगी अब अगले 4 दिनों में कि शांति रुक सकती है, ओके, रह सकती है। और बहुत ज्यादा प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और अगर इन्होंने 100 होस्टेज छोड़े अगले 10 दिनों में, तो बाकी जो 140 की फैमिलीज हैं वो कहेंगे भैया इनके तो छुड़वा दिए, हमारे को क्यों मारने के लिए छोड़ दिया, हमारे भाई बंधु बेटा माँ जो भी।
तो इंटरनल भी नेतन्याहू पे ज्यादा प्रेशर आएगा और इंटरनेशनल भी आएगा कि इस सीज फायर को कंटिन्यू रखो। आज आप देखिए या कल देखिए, कल ब्रिक्स की मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका में, जी भारत भी था, सब देशों ने जी कम से कम कॉल करा टू स्टॉप द वॉर। अनलेस अगर इंडिया ना होता ना उस ब्रिक्स वाले में, साउथ अफ्रीका, ईरान, ये वो जितने थे सारे, ये सब कुछ और भी कहते ज्यादा, बट इंडिया ने आई थिंक थोड़ा मॉडरेट किया ब्रिक्स को। आज G20 की मीटिंग हुई, वर्ल्ड का जो ओपिनियन है जनरली, ये ऑफ कोर्स बनता जा रहा है कि बहुत ज्यादा सिविलियन डेथ्स हो गई हैं। जी जी और ऑल्सो मेरे विचार से क्विकली, जी ये वॉर जो कन्वर्ट होती जा रही है, दुनिया कन्वर्ट होती जा रही है वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ, हाँ सैंक्शंस जो लगाई है रशिया पे केवल ज्यादा वेस्ट ने लगाई है। जो रेस्ट है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एटसेट्रा, इनमें से कुछ ने लगाई है पर ज्यादा ने नहीं लगाई है। सिमिलरली यहां ये हो रहा है, इसराइल को कंप्लीट छूट दे दी है अमेरिका ने, जो आपको करना है कीजिए, यूरोप ने दे दिया, हम खड़े हैं। बट अगेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से बहुत आवाजें आ रही है और हमारी Absolutely, sir. फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज है मेरे हिसाब से। मैं आऊंगा हम सर आप पे global कि south हम के थोड़ा leader सी इसके एक्सटेंशन पे मैं आऊंगा आपके पास। बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अब इजराइल के जो समर्थक हैं इस सीज फायर के, उनका ये कहना है कि साहब ये मॉरली और एथिकली ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इस तरह के हम बीच बीच में एक्सप्रेशंस भी देते रहें कि हम जो कैप्टिव्स हैं, जो हमारे बंधक हैं, उनके लिए भी कंसर्न है। शुरू में आपको याद होगा काफ़ी आलोचना भी हुई थी नेतन्याहू की, जब उनके पास लोग जा रहे थे, परिजन जा रहे थे और कह रहे थे कि उनको छुड़ाइए, तो नेतन्याहू ने उनको कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया और कहा कि हम अभी किसी और मूड में हैं। अब थोड़ा सा ये ठहराव आया है, अब सोचा जा रहा है, मॉरली एथिकली बातें की जा रही हैं। ये जो सचदेव साहब कह रहे हैं कि फंस गया है इजराइल, ये क्या इसी की परिणति है? देखिए, कोई भी युद्ध आज के समय में जब होता है तो उसको हम टेलीवाइज्ड वॉर कहते हैं। दुनिया भर में वो उसका रियल टाइम कवरेज आप देखें, भारत के ही कितने टेलीविजन चैनल्स अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को वहां भेज रहे हैं और वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। उसका असर ये होता है कि अंदरूनी तौर पर इजराइल के अंदर और ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी जो है वो दबाव बनने लगता है कि हिंसा को रोके जाने की जरूरत है। तो यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो उसको चलाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने लिए। और खासकर जैसे सचदेवा साहब ने अभी कहा कि यदि आपके जो उद्देश्य हैं युद्ध के वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, तो फिर आपके ऊपर बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से अंकुश लगना शुरू हो जाता है। एक तरह से आपने देखा होगा कि धीरे धीरे, हालांकि खुलकर अरब देशों ने भी इजराइल के सामने खड़ा होने की कोशिश नहीं की है, पर आप देखें यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र आम महासभा में जो अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ, 145 देशों ने भर्त्सना की है इजराइल के हिंसा की। आप आज ही G20 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाषण को सुने तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का भी आतंक स्वीकार्य नहीं है, आम लोगों की, इनोसेंट लोगों की जानो माल पर खतरा नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आतंक और हिंसा दोनों पर रोक लगनी चाहिए। तो ये पूरे विश्व में धीरे धीरे जो रुझान था कि इजराइल का जो हिंसा है उससे आम नागरिकों को बहुत नुकसान पहुंचा है, ये एक आम सहमति बनती हुई नजर आ रही थी। मुझे लगता है वो अपने आप में काफी बड़ा एक तरह से इतना कारण था कि इजराइल पर भी दबाव बना। और हमास पर तो इतना जाहिर है कि दबाव था, क्योंकि उनको जिस तरह से झेलना पड़ रहा था इतने हिंसा को इजराइल के, तो उनके लिए तो अच्छा था ही कि किसी तरह से इस पर रोक लगाई जाए, चाहे वो उनको फिर से अपनी तैयारी करने की वजह से हो या किसी तरह से इससे कम से कम कुछ समय के लिए बचने की कोशिश हो, उनके लिए जाहिर अच्छा है। और ये डील जो है कि आदान प्रदान होगा बंदियों का, वो अपने आप में एक तरह से दोनों को अपने अपने जो घटक हैं, कंस्टिट्यूएंसीज जो अपने लोग हैं, उनको समझाने में शायद एक सहायक हो जाएगा कि देखिए हमने एक डील की है जिसमें हमारे लोगों को हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये बिल्कुल ठीक आपने शुरू में कहा कि ये जो विराम है वो कितनी देर तक चलेगा, कब उस पर शंकाएं हो जाएं, कब उन पे बंदियों के आदान प्रदान में नामों की जो लिस्ट है उसमें फेर बदल आना शुरू हो जाए, वो शंकाएं लगातार बनी रहेंगी। इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल ने ठीक उसी तरह से कहा कि 4 दिन तक पहले
करके देखेंगे, यदि होता है तो 10 दिन तक बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अच्छा अवसर है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जो बड़े नेता हैं उनके लिए, कि किस तरह से इस अवसर का इस्तेमाल करते हैं ताकि तालमेल और अच्छा हो और कम से कम ये युद्ध विराम बना रहे। आप देखें बहुत से देशों में दशकों तक इस तरह का युद्ध विराम चला रहता है और संधि, कोई किसी तरह की शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो पाते। आज भी नॉर्थ और साउथ कोरिया को देख लें आप, या ताइवान और चीन को देख लें, तो युद्ध विराम जरूरी नहीं है कि 4 दिन तक चलता, वो 40 साल तक भी चल सकता है। पर उसको बनाए रखना मुझे लगता है इस वक्त बहुत जरूरी है, ताकि जब तक वो बना रहेगा, स्थिरता बनी रहेगी, तभी कुछ सोचा जा सकता है कि किस तरह से 2 देश वहां, जो सभी कह रहे हैं, बनाए जाने चाहिए। हालांकि पैलेस्तीनी जो समाज है वो इतना बढ़ चुका है अपने आप में कि वो किसी तरह का एकजुट एक राज्य बनाना, एक देश उनका बनाना उतना आसान नहीं होगा। बहुत उनके मुश्किल है। अंदर ही इतने अलग अलग देखें कि बिखराव हो चुके हैं। बिल्कुल। पर इसी तरह का कुछ कोशिश करनी होगी कि अब नहीं तो 2 या 10 साल में कभी कभी ये युद्ध विराम बना रहे और 2 देश वहां बना दिए जाएं, जो अपने अपने सीमाओं को तय कर लें और अपने जो उनका तरीका है रहने का उसको भी तय कर लें, ताकि ये कम से कम बिल्कुल। स्थिरता बनी रहे। एब्सोल्युटली सर। तनाव बना उसके लिए रहेगा पर शांति कम से कम, और स्थिरता से कम शांति कम बनाए एक रखने की कोशिश होती रहे। लेकिन अब क्योंकि इजराइल इसे बार बार कह रहा है कि ये जो एक युद्ध विराम है, ये वन ऑफ द स्टेप है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ वॉर, तो वो वॉर का अभी भी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, संकेत कोई ऐसे नहीं दे रहे हैं जिसमें वो ये कहें कि साहब इसके बाद हम चुप हो जाएंगे। वॉर का जिद अभी भी है इजराइल की तरफ से। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। और दूसरा, जो इजराइल के भीतर जो खास तौर से जो राइट विंगर्स हैं, और वो बार बार हवाला दे रहे हैं, 2011 में भी इसी तरह से एक इजरायली सोल्जर के बदले 1000 फिलिस्तीनी को छोड़ा था और कहा जा रहा है कि भाई उसका नतीजा भी कुछ हुआ नहीं, हासिल हुआ नहीं। तो आलोचनाएं भी नेताओं को झेलनी पड़ रही हैं। सचदेव सर, अब थोड़ा सा आंतरिक विश्लेषण करें नेतन्याहू की स्थिति का। हर कोई तो यही चाह रहा है कि ये सीज फायर जो है ये लंबा चले और कम से कम इतने अरसे तक चले कि लगे कि ऑलमोस्ट शांति सरीखी कोई चीज है। लेकिन नेतन्याहू साहब बड़े अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं हमेशा, उन पर दबाव भी है और वो बड़े अचानक से लेने वाले फैसले भी हैं और आनन फानन में भी बड़े फैसले ले लेते हैं वो। तो उनकी स्थिति का थोड़ा आकलन करके बताएं सर। नेतन्याहू की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अंडर चैलेंज है। पॉपुलैरिटी छोड़िए, इनके अगेंस्ट जब ये पूरा हादसा खत्म होगा, कमीशन ऑफ इंक्वायरी टाइप भी होगी। नेतन्याहू ने इस पूरे मामले को, मेरे विचार से मैं शायद ज्यादा बोल जाऊंगा, प्रेसिपिटेट किया है इनकी पॉलिसीज ने। स्पेशली इनकी जो सरकार है और जो इनकी पॉलिसीज हैं, ये बहुत ज्यादा फार राइट जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं उस पे, और इनके कोलिशन पार्टनर्स बहुत ज्यादा अल्ट्रा राइट, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं। स्टेपिंग बैक, नेतन्याहू की अपनी छवि थी और इन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स बनाई थी मिस्टर सिक्योरिटी के नाम से, कि मैं पूरी इजराइल की सिक्योरिटी का है मिस्टर सिक्योरिटी। अक्टूबर 7 ने इसको टोटल पंक्चर कर दिया और उसके जवाब में यस, गुस्सा था, एंगर था, ये वो। तो इजराइल को अपनी गोल पोस्ट बदलनी पड़ेगी। नेतन्याहू ने जो कहा है कि मैं हमस को, पूरा मिलिट्री को खत्म कर दूंगा, इनके पॉलिटिकल विंग को खत्म कर दूंगा, डी रेडिकलाइज कर दूंगा, ये इम्पॉसिबल है ऑनेस्टली। ओके, इनको अपनी गोल पोस्ट बदलनी पड़ेगी और अपने ऑब्जेक्टिव्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनके स्टेटेड गोल्स हैं ये अचीव नहीं कर पाएंगे, आई थिंक एब्सोल्युटली। दूसरी बात, अभी युद्ध विराम है और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही इस समय। युद्ध विराम 20 साल 30 साल आर्मिस्टिस हो जाए, वैसे चलता है जैसे नॉर्थ साउथ कोरिया का इत्यादि। यस, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। हम इस पे थोड़ा आगे बोल्ड और जा सकते हैं। ये मौका हो सकता है इस समय दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, अरब देशों के लिए, सबके लिए, कि अब उसे हम 2 स्टेट कहें या मानो 3 रीजन कर दो। गाजा एक अलग रीजन है, इजराइल अलग रीजन है और वेस्ट बैंक अलग रीजन है। बेसिकली इसमें पैलेस्टीनियंस जो है वेस्ट बैंक और गाजा में है, और भी जगहों पर ये दो। तो 3 रीजन फॉर्मूला कर दो जो जहां है एटसेट्रा, और को एग्जिस्ट करो। ये बहुत अच्छा वक्त है। ये साइकिल जो पिछले 75 साल से चल रही है जी। हमस का अटैक 7 अक्टूबर का केवल एक रात थोड़ी आतंकी पैदा हो गए, वो चल दिए मारने। इसके पीछे बहुत लंबी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है।
इस साइकिल को तोड़ने का ये मौका है। अगर दुनिया और कुछ वर्ल्ड लीडर्स, इनफैक्ट इसमें इंडिया का भी रोल प्ले कर सकते हैं हम। इशू ये है, ये जो सारा वेस्ट वर्सेस रेस्ट हो रहा है और बैलेंस करना है, इंडिया अमेरिका से बात करके इसको एडजस्ट कराना है हमें ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में। बट एनीवे कितना हम प्ले करें ना। तीसरी बात, ये जो युद्ध विराम खत्म होगा जब 8-10 दिन में, इजराइल शायद बहुत भारी भरकम रूप से दोबारा अटैक शुरू करेगा। और खतरा एक जो मुझे दिखता है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, इज दैट कि क्योंकि इजराइल को गाजा में इतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, इजराइल इस वॉर को एक्सपैंड करेगा टुवर्ड्स हिजबुल्लाह। और ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स की आप बात कह रहे हैं ना, जब ये 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था, उस समय ये जो अल्ट्रा राइट पार्टी जो नेतन्याहू को सपोर्ट करती है डोमेस्टिकली, उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि इजराइल इस समय ऐसा है, सबको खत्म कर दो, हमस को यहां करो, हिजबुल्लाह को वहां करो। अमेरिकन जनरल्स आए टेल अवीव 7 के बाद 2 दिन बैठे, इनसे बहुत ये वो जो भी करा, रिपोर्ट्स कहती है, उन्होंने इनको डिस्कस करा कि आप हिजबुल्लाह का फ्रंट मत ओपन करो, आप चलो हमस ही कर लो। तो इजराइल फंस गया है। इजराइल आने वाले वक्त में कितने और बॉम्ब डाल रहे, रोज 1000 टन बॉम्ब डाल रहे हैं या 500 टन बॉम्ब डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कम से कम जो रिएक्शन जिस तरह का हुआ वो एक्सपेक्ट तो करी थी दुनिया, लेकिन अब नेतन्याहू की ये थोड़ा सा आलोचना हो रही है कि वो बदहवासी का रिएक्शन ज्यादा था, एक सोची समझी रणनीति के तहत नहीं था। क्विकली सचदेवा सर, फिर मैं स्वर्ण सिंह सर के पास जा रहा हूँ। क्विक पॉइंट ऑन दिस। इनफैक्ट कहा जाता है कि बाइडेन जब नेतन्याहू से मिले इमीडिएटली आफ्टर 7, उन्होंने नेतन्याहू को बोला, सारी रिपोर्ट्स हैं कि हमने भी गुस्से में बहुत चीज कर दी 9/11 के बाद और कई बार, और जो हमने बाद में रियलाइज किया कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। तो आप जो भी करें, हम आपके साथ टोटल करें, पर ऐसा ना करो कि जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाए। इराक गए, इराक से कहां से आतंकी निकाल दिया तो बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान, वहां तालिबान बैठा, 20 साल $2 ट्रिलियन खर्च करे। तो नेतन्याहू को ये एडवाइस बाइडेन ने डे 1 दी थी, और मैं ये नहीं कहूं, बाइडेन बहुत अच्छी एडवाइस देता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जोड़ा सर, और इनफैक्ट बिल्कुल बाइडेन ने जब ये बात शेयर की होगी तो वो एक एक्सपीरियंस रहा होगा पूरे अमेरिका का। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आप ये एंगेजमेंट बाकी दुनिया का किस तरह से देखते हैं? 4 दिन हो, 8 दिन हो, 10 दिन हो या महीना भर हो, किस तरह से दुनिया और अलग अलग फिरके, जैसा सर कह रहे हैं कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट हो, अगर ये हो चुका है तो अलग अलग फिरके किस तरह से इंगेज करेंगे अपने आप को, और वहां पर भारत कहां खड़ा होगा? पहली बात तो ये कि जिस तरह से आपने देखा, एक के बाद एक 5 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस युद्ध के चलते उन 4 सप्ताह में वहां तेल अवीव जाकर आए हैं। इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से, और राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका से। उसके जो विदेश सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, वो 4 सप्ताह में 4 बार वहां गए, और दूसरे आसपास के देशों में भी गए। वहां के रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं ऑस्टिन लॉयड, वो भी जा चुके हैं। तो ये जाहिर है कि पूरा विश्व अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। वो इसलिए कि इजराइल यदि बहुत ज्यादा हिंसा करता है तो युद्ध का पूरे क्षेत्र में फैलने का जो है वो, उसको लेकर चिंता होती है पूरे विश्व को। जी। आज भारत के प्रधानमंत्री ने अपने G20 के शिखर सम्मेलन में भी कहा कि ये इसको क्षेत्र में बढ़ने नहीं देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये बढ़ना नहीं चाहिए पूरे क्षेत्र में। और भारत की नजर से आप देखें तो उस क्षेत्र में 90 लाख भारतीय रहते हैं। 90 लाख भारतीय लोग इस पूरे क्षेत्र में हैं। उसके अलावा आप देखें कि भारत का जो अभी हाल ही में सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन में एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो शुरुआत करने की सोची थी, हम बात कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते जो आपस में तालमेल बनने लगा था अरब के देशों का इजराइल के साथ, बहरीन, यूएई के बाद अब सऊदी अरेबिया जुड़ने वाला था, वो तो डिरेल हुआ ही है। पर भारत का सीधा जो हमारा अपना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर था, वो भी डिरेल हो सकता है इससे, इजराइल के इस तरह से जो हिंसा लगातार बने रहने से। हाँ, इजराइल की हमारे साथ बहुत अच्छी तालमेल है, हिस्सेदारी है, साझेदारी है, पर उसके चलते भी आप देखें भारत ने लगातार कोशिश की है कि इस तरह के युद्धों में भारत जो है वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेने की कोशिश करता है कि
एक तरह से प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी बनाए रखने की कोशिश करता है। तो प्रेसिडेंट अब्बास से भी बात हो रही है, प्रधानमंत्री की, नेतन्याहू से भी बात हो रही है, एब्सोल्युटली। यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी जा रहा है। हम आतंक के खिलाफ हैं कहा जा रहा है, पर उसके साथ साथ हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही एक तरह से बैलेंस्ड अप्रोच लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम ये कोशिश करें। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो कोशिश करेंगे, वो भारत को लगातार अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि भारत बहुत इस तरह से आज अच्छे हालत में है कि जितने भी बड़े देश हैं मध्य पूर्व एशिया के, चाहे इजिप्ट हो, ईरान हो, यूएई हो, इजराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, जो आपस में बात नहीं करते हैं, वो सब भारत से अच्छे से बात करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक इसीलिए जो बाइडेन ने सितंबर 2021 में जब एक सेकंड क्वाड शुरू किया, इजराइल, यूएई, यूएस और भारत को साथ लिया उसमें, तो विश्व को लगता है कि भारत की साख या तालमेल मध्य पूर्व एशिया के देशों के साथ, सभी के साथ अच्छा है। इसलिए भारत भी उसमें बिल्कुल जो अपना योगदान कर सकता है। बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि ये सीज फायर जो है वो आगे तक चले, आगे तक जाए, स्थिरता बनाई जाए। तनाव बना रहेगा, पर स्थिरता के चलते शांति किसी तरह से बनाई जाए, ताकि बाद में चाहे 2 देश बनाएं या सचदेवा साहब कह रहे हैं 3 देश बनाएं। ये सारी जनसंख्या बहुत बिखरी हुई है। आप देखें कि वेस्ट बैंक और गाजा में बहुत से ज्यूज सेटलमेंट्स हैं जी। बहुत सारे ज्यूज सदर्न इजराइल में रहते हैं, जो बहुत ही रेगिस्तान वाला एरिया है। तो ये जनसंख्या बहुत ही बिखरी और मिली जुली है एक तरह से, उसको बहुत आसानी से समाधान की तरफ तो ये तो एक अलग ही, बिल्कुल सर, इसीलिए मैं हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा, ये अलग ही एक परिदृश्य उभरेगा अगर हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या हो, इसका समाधान किस तरफ हो। लेकिन ये अच्छा हुआ कि एक बहुत दिनों से 7 अक्टूबर के बाद से एक जो पूरी डोर उलझी हुई थी, उसका पहला सिरा मिला है, और वो है युद्ध विराम। अब इस एक सिरे से पूरी डोर सुलझती है या नहीं, ये देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांठें और टाइट हो जाएं, गांठें और गहरी हो जाएं और ये डोर उलझी की उलझी रह जाए। ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सचदेव सर, आपने वक्त निकाला। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए आपका। और थोड़ा सा ये समझना भी जरूरी है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को जो 46-47 दिन हो चुके हैं, अब तक किस तरह से आगे बढ़ा पूरा काफिला, ये पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ता रहा, कब प्रतिशोध की योजना बनी, गाजा को खंडहर बनाने में किस तरह से इजराइल आगे बढ़ता रहा, जरा पूरा ये ताना बाना देख लीजिए। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग ने गाजा शहर की तस्वीर बदल दी। इजराइल के प्रतिशोध ने पूरे गाजा शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। जहां पहले ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वहां अब राख के ढेर हैं, चीख पुकार और कराहते फिलिस्तीन के लोग हैं। सात अक्टूबर ने हमास को जो चोट दी, उसका खामियाजा पूरे गाजा ने भुगता। गाजा की ही वो जमीन थी जहां से हमास ने इजराइल के शहरों में रॉकेट की बरसात की थी। हमास के आतंकियों ने सैकड़ों इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया और कईयों को अगवा कर लिया। हमास के हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने गाजा में बमों की बरसात कर दी, उन बिल्डिंगों को निशाना बनाया जहां हमास के आतंकी ठिकाने थे। इजरायली सेना ने गाजा के आसमान को बारूद के धुएं से भर दिया। इजराइल के बदले की आग में गाजा पिछले 40 दिनों से जल रहा है। और इधर G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में छिड़ी लड़ाई की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है, नागरिकों की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए बंधकों की रिहाई के समाचार का हम स्वागत करते हैं। मानवीय सहायता समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजराइल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। प्रधानमंत्री G20 डिजिटल सम्मेलन में कहते हुए नजर आए कि पश्चिमी एशिया में असुरक्षा और अस्थिरता हम सभी के लिए चिंता का विषय है। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं
कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं, वन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांति के लिए काम कर सकते हैं। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आज इस अभियान का 11वां दिन है। फिलहाल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम भी जारी है। 900 mm की पाइप के अंदर 800 mm की पाइप डालने का काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में बड़ी खुशखबरी आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज भी उन्होंने सीएम धामी को फोन करके ऑपरेशन की जानकारी दी। कल टनल में फंसे मजदूरों की तस्वीर सबसे पहले आपने जी मीडिया पर ही देखी। वीडियो में सभी मजदूर सुरक्षित दिखाई दे रहे थे। अंजलि है हमारे साथ ताजा जानकारी के लिए। अंजलि, क्या हालात हैं ताजा? जी देखिए, बिल्कुल आपको वो तस्वीरें भी हम जरूर दिखाएंगे और इसके साथ आपको ये भी बताते हैं कि अभी जैसा कि अपडेट दिया गया था कि 45 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया गया है और इसके बाद अब दूरी जो है चूंकि 57 मीटर का एरिया है और ऐसे में 12 मीटर और कवर करना बाकी है जिस पर काम चल रहा है। पाइप्स को वेल्ड करने में टाइम लगता है जिनके जरिए एस्केप टनल जो है वो बनाया जा रहा है और ये टनल की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू का काम जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो ऐसे में तमाम वो लोग जो इस समय अंदर फंसे हुए हैं और उनके परिजन जो इस समय बाहर हैं, उनकी सभी की उम्मीदें जो है वो बढ़ गई हैं और सबसे ज्यादा देखिए वो रेस्क्यू टीम में हमने देखा कि किस तरह से ऊर्जा जो है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। जब यहाँ पर ब्रीफिंग हुई अभी शाम को तो उसके बाद कहा गया कि 2 से 3 घंटे का वक्त और दीजिए, जब एक पाइप और डल जाएगा तो और ज्यादा जो बेहतर आपको हम खबर है वो दे पाएंगे। जी, फिक्की और आईबीए के सालाना फ्लैगशिप इवेंट में आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बैंकों और एनबीएफसीज को लोन देते वक्त एग्रेसिव ना होने की नसीहत दी। आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, ये बताने के लिए मौजूद हैं एकता सूरी। आपने सही कहा कि आरबीआई ने भी हाल ही में जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उस पर रिस्क वेटेज बढ़ाई है। बैंकिंग सेक्टर के आज इवेंट में शक्तिकांता दास जी ने साफ कहा कि पर्सनल लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ाई है, लेकिन अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें, क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो वो ऑटो लोन्स में देखने को मिल रही है, होम लोन्स में भी देखने को मिल रही है, एमएसएमई में भी देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि ये लोन्स जो है ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पर अभी तक कोई रिस्क वेटेज वाली कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन इसको अनदेखा भी नहीं किया जा रहा जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर साफ कहा गया कि क्रेडिट ग्रोथ अगर एक सस्टेनेबल तरीके से हो तो बढ़िया है, एकाएक तेजी से हो तो वो कहीं ना कहीं रिस्क के संकेत देती है। यहाँ पर गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि एनबीएफसीज जो हैं वो अपने अधिकतर जो फंड्स के लिए बैंक्स पर डिपेंडेंट होती हैं। बैंक्स भी एनबीएफसीज को लोन देते हैं, लेकिन एनबीएफसीज के लिए लोन्स का जरिया, अपनी फंड्स का जरिया सिर्फ और सिर्फ बैंक नहीं होना चाहिए, उनको दूसरे रास्ते भी हैं वो भी इख्तियार करने चाहिए। और यहाँ पर एकाएक रिस्क के जो संकेत हैं वो आरबीआई ने ये ज़रूर दिए हैं। और यहाँ पर ये भी कहा कि अगर हम माइक्रो लेंडिंग की बात करें तो इसमें बहुत से रेगुलेशंस आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे माइक्रो लेंडर्स हैं जो अपनी मन मर्जी से जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ाकर लोन देते हैं और वो भी उस तबके को लोन दे रहे हैं जहाँ से मालूम है कि अच्छी रिकवरी नहीं है। ऐसे में एक तरह से माइक्रो लेंडर्स पर विश्वास किया है, लेकिन उस विश्वास का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो भी रेगुलेशंस आने के बाद इस पर भी आरबीआई की नज़र है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ या कुछ एनबीएफसीज हुए,
टेक के इनोवेशन के इस्तेमाल पर भी कहीं ना कहीं किसी पर पेनल्टी लगी है, तो किसी नए लोन्स को बांटने से मना किया बजाज फाइनेंस को। तो यहाँ पर गवर्नर ने कहा कि जो नई इनोवेशंस आ रही है टेक के जरिए, जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या आप जिस टेक के बलबूते पर अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, क्या वो डायनेमिक है, क्या वो मार्केट की नीड्स के हिसाब से बना है, या फिर एक तय एल्गोरिदम है जो अपने आप काम किए जा रहा है और उस पर जो बैंकर जो है वो ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि जो टेक है वो एक बैंकर, आपको बैंक की रणनीति मालूम है, टेक बनाता है एक टेकी, तो वहां पर उस पर आपने अंधाधुंध विश्वास कर लिया। उसने जो टेक बनाया, क्या वो सारे कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस को देख रहा है या नजरअंदाज कर रहा है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा, जैसे कि मैंने बताया भी, बजाज फाइनेंस हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सी पेनल्टीज भी लगी है। तो बिल्कुल, तो आरबीआई सख्त है और इसका असर भी दिख रहा है। आरबीआई की सलाह के बाद बैंक अब किसी भी एनबीएफसी को लोन देने से पहले पूरी तरह से सचेत रहेंगे। अगर कोई एनबीएफसी बाजार से ज्यादा लोन लिए हुए है तो बैंक उसे लोन नहीं देगा। बैंक के जो एमडी हैं आरबीएल बैंक के और सीईओ हैं, उन्होंने क्या कहा जी बिजनेस से खास बातचीत में, आइए सुनते हैं। आरबीआई गवर्नर ने एक चिंता जाहिर की है बैंक्स और एनबीएफसीज के रिलेशंस के ऊपर कि बैंक्स एनबीएफसीज जो हैं वो ज़्यादा पैसा बैंक से उठाते हैं और उनको दूसरे सोर्सेज भी लेकर आने चाहिए। और एक बैंक को ये ज़रूर देखना चाहिए कि एनबीएफसी और कितने बैंक से लोन ले रहा है। सो इससे क्या आरबीएल बैंक अपने कुछ बिजनेस में चेंजेस लेकर आने वाला है एनबीएफसीज के साथ? See, normally the advice of the RBI is based on the data. उनके पास कितना डेटा है, उतना डेटा तो हमारे पास नहीं है। वी रिस्पेक्ट इट एंड वील डेफिनेटली, बिकॉज द वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलवेज हैज अ डीप मीनिंग इन टू इट। हम लोगों ने हमारा बिफोर अदरवाइज ऑल्सो एनी क्रेडिट प्रपोजल्स हम लोग देखने के पहले एक्सपोजर देखते हैं, डिप्लॉयमेंट देखते हैं, देयर एबिलिटी टू कलेक्ट देखते हैं, देयर एबिलिटी टू रीपे टू अस ऑल्सो देखते हैं। ये सब चीज़ मिल के हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा रिस्क क्या है, हमारा रिस्क एपिटाइट क्या है। हमारा रिस्क एपिटाइट के ऊपर हम लोग कभी नहीं देखते हैं। मान लो ये एक एमएफआई हैज़ एन एबिलिटी टू बोरो 1000 crores, मेरा रिस्क एपिटाइट मान लो उसका 20% है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। सो ऑलरेडी वी हैव आवर ओन रिस्क अंडरराइटिंग, रिस्क असेसमेंट टीम्स, वेरी सॉलिड टीम्स आर देयर। उन लोगों ने ये सब असेस करने के बाद ही ये प्रपोजल हमारा ऊपर बोर्ड को आता है, whichever the committee which is looking at it. So it is subsumed in it. However, whatever the advice has come, then we will keep that in mind, and that will also be looked at the appropriate time by the respective committees. टाटा टेक के आईपीओ में निवेश का आज पहला दिन है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने टाटा टेक में निवेश को लेकर क्या सलाह दी है, आइए सुनते हैं। लंबे समय बाद टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ रहा है। Yes. लेकिन सिर्फ टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लंबे समय बाद आ रहा है, इस वजह से आपको लगाना ऐसा नहीं है। क्यों करना है दीप, मैं बताऊं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड सोचने की जरूरत ही नहीं। Yes. बहुत ही मजबूत प्रोमोटर है, बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोमोटर है। दूसरी चीज ये जो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी सर्विसेज देने का कारोबार जो करती है कंपनी, इनके क्लाइंट्स के साथ पूरी दुनिया भर में अक्रॉस ग्लोब इनके क्लाइंट्स है और सबके साथ बहुत ही तगड़ी रिलेशनशिप है, लंबी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। तीसरी चीज, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्किल्स में ज़बरदस्त है, जो फ्यूचर है। कैश फ्लो इतने ज़बरदस्त है कि पूछिए मत। अब दो चीज़ें हैं जो आखिरी दो लाइन इसके लिए बोलूँगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, इसके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये आईपीओ ऐसा है ना, जो एक लेसन है सारे प्रमोटर्स के लिए कि कैसे प्रमोटर्स को लालची नहीं होकर इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहिए। राइट। अगर लिस्टिंग पे दुगुना हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं। और लिस्टिंग पे ना भी हो तो 4-6 महीने में आगे तो बहुत जल्दी दुगुना हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ इन रिसेंट टाइम्स, मस्ट अप्लाई। आईपीओ में पैसा लगाना है जी, सिर्फ दो छोटी चीज के लिए पैसा लगाना है, एक बहुत बड़े लिस्टिंग गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म। इरेडा के आईपीओ में निवेश का आज दूसरा दिन है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इरेडा में निवेश को लेकर क्या सलाह दी है, आइए सुनते हैं।
स्मॉल प्राइस आईपीओ। स्मॉल प्राइस मतलब 30 से 32 रुपए का प्राइस बैंड। स्मॉल साइज आईपीओ, स्मॉल साइज मतलब 2150 करोड़ का, जिसमें से 1290 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, 860 करोड़ की ऑफर फॉर सेल है। और तीसरा जो आज की का बड़ा लाइमलाइट में है, पीएसयू कंपनी, सरकारी कंपनी। अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। ये कंपनी करती है, ये बेसिकली फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी है एक तरह से, और इसका काम है जैसे आईआरएफसी है ना, जो रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग का काम करती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करती है। अब तक का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है बहुत मजबूत रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। थोड़े कैश फ्लोज नेगेटिव चल रहे थे, वो भी इस साल से वित्त वर्ष 2023 से न्यूट्रल हो गए और वित्त वर्ष 2024 से पॉजिटिव है। जो बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है वो खाली एक ही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी बदल गई तो, क्योंकि ये एनर्जी वाला मामला है और इसमें पूरा का पूरा सेक्टर है ना पॉलिसी पे चलता है। कभी गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल से हटके पता चला किसी और पे चला गया तो। पीएफसी और आरईसी की कंपैरिजन में थोड़ी सी कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है, आरओए थोड़ा सा कम है। वो मुझे लगता है कि जैसे ये नवरत्न होगी ना, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी और जो फ्यूचर आउटलुक है उस हिसाब से ये लिस्टिंग पर भी थोड़ा पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पावर स्टॉक्स आप मिस कर गए तेजी, तो ये प्रॉक्सी पावर प्ले है आपके लिए। पैसा लगाने की राह है, ओके, और पैसा दो तरीके से लगाना है जी। रीजनेबल लिस्टिंग है, यानी ठीक ठाक लिस्टिंग है, आपको मिल जाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 याद रखें, राय सुझाव जरूर भेजें। नमस्कार।